यूक्रेन ने एक हिस्टोरिक विन अचीव की है, पर इस विन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने जा रहे हैं? रशिया के डीपेस्ट हिस्से में अपने बॉर्डर से 4,500 किलोमीटर अंदर घुस के रशिया के सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक प्लेन्स को तहस नहस कर दिया है। पर क्या अब इससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने जा रही है? क्योंकि इसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्या यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने परमिशन दी थी ये करने की? मैं परमिशन क्यों कहता हूँ, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ये सारा वॉर फंड कर रहे हैं यूक्रेन का, तो उन्होंने परमिशन दी थी। अगर दी थी तो रशिया का रिस्पॉन्स क्या होने जा रहा है यूरोपियन यूनियन के ऊपर या फिर यूएस के ऊपर? और अगर यूएस ने परमिशन नहीं दी थी, ये 18 महीने का ऑपरेशन, इसकी डिटेल्स में थोड़े आगे आऊंगा, बताऊंगा, क्योंकि मिलिट्री हिस्ट्री के वाइज ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सिंगल ऑपरेशन है, जहां एक पिद्दी पावर इतनी बड़ी पावर को ऑलमोस्ट इस एस्पेक्ट पे घुटनों पे ला दी। कुछ लोग तो कह रहे हैं न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है, 3 तरह से ना, प्लेन, सी, लैंड। सी सबमरीन रशिया की कैसी है नहीं है, एक सेपरेट टॉपिक है। जो एयर से, प्लेन से करना था, उस काम तो न्यूक्लियर टिराड की तोड़ दिया है। 30% डैमेज, 70% डैमेज, 90% डैमेज, अलग 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 रिपोर्ट्स हैं, पर डैमेज तो सब्सटैंशियल है, जो रशिया की मिलिट्री भी मान रही है। इस पे अब रशिया क्या करता है? पावर तो है, बहुत बड़ा पावर है, भारत का दोस्त भी रहा है, पर हमें बात करनी है कि हुआ क्या और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो बीच में बात कर रहे थे कि मैंने कैसे भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करवा दिया, यूक्रेन रशिया था, तो वो सील डील मान रहे थे। वो कह रहे थे नोबेल प्राइज मिलेगा कि मेरे आने के बाद किस तरह पुतिन यूक्रेन पे नहीं करेगा, यूक्रेन रशिया पे नहीं करेगा। और यूक्रेन ने तो इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया जहाँ पे ट्रम्प ही फंस गए हैं, यूएस ही फंस गए। परमिशन के साथ किया तो कॉन्सिक्वेंसेस, बिना परमिशन के किया तो जो देश को आप पैसा देते हैं वही आपकी नहीं सुन रहा, पाकिस्तान को भी आप पैसा देते हैं वही आपकी नहीं सुन रहा। तो जिन देशों के साथ आपका कोई ऐसा बॉस और एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप नहीं है, वो क्यों सुनेंगे आपकी? तो आप कहाँ के रह गए सो कॉल्ड सुपर पावर? बड़े बड़े सवाल यूएस के ऊपर भी हैं दोनों तरफ से। अब आगे आप देखिए, ट्रंप को यूएस की मीडिया एक वर्ड कह रही है, टाको। टाको मैक्सिकन फूड नहीं कह रही, होता है वो टाको कह रही है चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ट्रंप ने चाइना पे टैरिफ डाले। उसके बाद बैक पेडल बैक पेडल बैक पेडल इतना कर लिया कि शायद गिर ही ना जाए। तो वो टाको शब्द पे क्या कह रहे हैं? टाको पे कह रहे हैं ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, चिकन्स आउट इन अमेरिकन स्लैंग। ये आप बेसिकली किसी को कावर्ड बोलने के लिए कहते हैं, डरपोक बोलने के लिए कहते हैं, उससे भी ज्यादा कहते हैं स्लैंग है कि बहुत ज्यादा हीरो बनता है पर बाद में पतली गली से निकल लेता है। ये ट्रम्प बहुत गुस्सा खा गए थे जब उनको कहा गया था, सवाल पूछा गया था, पर अब चलना तो बन गया है सवाल। उस पर ट्रम्प का क्या रिस्पॉन्स है? क्योंकि चाइना और रशिया, क्या अब रशिया जाके चाइना से और मदद मांगेगा, चाइना मदद करेगा? क्योंकि रशिया के जो प्लेन्स की हालत हो गई है, क्या सोल्यूशन है? पर पहले जानिए ये ऑपरेशन हुआ कैसा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि सारे मिलिट्री हिस्टोरियंस अब इसको सदैव स्टडी करेंगे, एक छोटी सी पावर ने सस्ते से क्या एम होते हैं। दूसरा, अगर आपसे बड़ी पावर है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, तो आप कम पैसे से दूसरे का बड़ा आर्थिक नुकसान करें। दूसरा, आपके पास टेक्नोलॉजी या वेपन्स कम है, तो आप कम वेपन से दूसरे के बड़े बड़े वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दें। तीसरा, दूसरा आपके ऊपर रिटेलिएट ना कर पाए, इसके लिए आप उसके स्ट्रैटेजिक एसेट्स को तोड़ दें। स्ट्रैटेजिक प्लेन्स थे, ये प्लेन्स में भी टॉप क्वालिटी के प्लेन्स है, 4 इंजन, बहुत सब डिटेल पे आएंगे। प्लेन्स को आप तोड़ दीजिए। चौथा, आप अपने सारे पर्सनल्स को जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, मिनिमम कैजुअलिटी हो। यहाँ पे तो यूक्रेन कह रहा है कैजुअलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे सारे वापस आ चुके थे, वो भी स्ट्रैटेजी पे आएंगे कैसे किया। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या अचीव कर लिए गए? कर लिए गए। पर पायरेक विक्ट्री नाम का एक शब्द होता है। पायरेक विक्ट्री क्या होती है? पायरेक विक्ट्री ये शब्द कॉइन हुआ था आज से 3-4 हज़ार साल पहले, जब एक किंग पायरेक थे, उन्होंने एक बड़ी जंग जीती। पर उस जंग जीतने में, जिसके अगेंस्ट जीती, उनके इतने सैनिक मर गए, इतने सैनिक मर गए कि जब वापस हमला आया तो पूरा उनका किंगडम ही खत्म हो गया। इसको कहते हैं पायरेक विक्ट्री। आप एक बैटल जीत जाएं,
पर सब कुछ गवा दें। इसका उदाहरण इन मॉडर्न टाइम्स आप हमास कह सकते हैं। जो हमास ने इजराइल पे किया, उसके बाद जो हुआ, वो हमास का जो वो ऑपरेशन था, ऑब्वियसली वो टेरर ऑपरेशन था। ये तो लेजिटिमेट मिलिट्री ऑपरेशन है, ये वो नहीं है यूक्रेन की, ये बात माननी पड़ेगी। तो वो जो ऑपरेशन था, पर हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ी जीत थी, वो पायरेक विक्ट्री निकली। उसके बाद क्या हुआ है आपको पता है इसराइल में। तो अभी क्या ये भी पायरेक विक्ट्री निकलेगी? ये कॉन्सिक्वेंसेज और वर्ल्ड पे क्या होंगे? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर ये सारी लड़ाई क्यों शुरू हुई थी? बेसिक बात पे थी। रशिया को लगा अब यूक्रेन को, मैं बहुत बेसिक कर रहा हूँ, सबको पता है, पर नहीं पता तो जान लीजिए एक मिनट में। रशिया को लगा यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर रहा है, उसके बॉर्डर पे एक एनिमी ग्रुप एकदम बॉर्डर पे आ गया। बॉर्डर का फ़ायदा क्या होता है? आप देश के अंदर हमला कर पाते हैं, देश को रिस्पॉन्स टाइम नहीं मिलता। ये यूएस ने किया था जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुई थी, जब क्यूबा के अंदर सो कॉल्ड सोवियत यूनियन वेपन सप्लाई कर रहा था। यूएस ने कह दिया थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए, क्यूबा में मिसाइल नहीं आने देंगे हम, क्योंकि वो हमसे इतना सा ही दूर है बस मियामी से, तो हमारे को रिस्पॉन्स टाइम ही नहीं मिलेगा, नहीं आने देंगे। रशिया ने भी वही किया। पूरी लड़ाई चल रही है, रशिया पे जितने सैंक्शंस लगाने थे सब आपने कर दिया, आपके पास कुछ और बचा नहीं। रशिया रुक नहीं रहा था। अब बात चल रही थी सीज फायर की। सीज फायर से पहले 18 महीने की प्लानिंग कहा जा रहा है यूक्रेन ने की। ऑब्वियसली श्रेय उनके प्रेसिडेंट को दिया जा रहा है, उनकी भी छवि बदल गई। सब लोग कह रहे थे ही हैज़ नो कार्ड्स, नाउ दे आर सेइंग ही हैज़ ऑल दी कार्ड्स। ये ऑपरेशन में तो हुआ। कैसे किया? रशिया के ही ट्रक्स में उन्होंने बक्सों के अंदर ड्रोन भेजे। कितने के ड्रोन? 20,000, 30,000, $40,000 के ड्रोन भर दिए, पैक्ट हो गए। अलग अलग एयर बेसिस पे 1500 किलोमीटर दूर, 4000 किलोमीटर दूर, 4,500 किलोमीटर दूर ये ट्रक जो अपना डिस्पर्सल में जाते हैं। और तभी सब स्टडी कर रहे हैं भारत के लिए भी। भारत में भी बहुत अंदरूनी खतरा है, चाइना में भी, हर देश में हो सकता है खतरा। तो वो सारे ट्रक्स उन एयर बेसिस के आसपास पहुंच गए, क्योंकि ड्रोन की रेंज छोटी होती है। दैट इज वाई बॉर्डर पे क्यों नहीं चाहता था रशिया की यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाए, क्योंकि फिर वो बॉर्डर पे वेपन ले आता है ना। तो वो जो सारा आपके बॉर्डर की जगह अगर ट्रक में ही वेपनरी आपकी एयरबेस पे पहुंच जाए 4,000 किलोमीटर बॉर्डर से, तो पहला तो इस पे इंटेलिजेंस फेलियर कितना बड़ा है रशिया का, सोचिए। पर हम इस पे रहते हैं यूक्रेन ने कैसे किया। तो वो सारे ट्रक अलग अलग एयर बेसेस के सामने पहुंच जाते हैं। वहाँ पे कंटेनर में थे, तो कंटेनर की टॉप बटन से खुल जाती है। वो कंटेनर की टॉप बटन से खुल गई। अब कैसे हुई? उसके पीछे कोई कार चल रही थी, उससे 5 किलोमीटर दूर कार थी, 2 किलोमीटर दूर कार थी। इतनी रेंज तो आराम से होती है। उन्होंने आराम से बटन खोले, कंटेनर से बाहर ड्रोन आए, आराम से बटन दबाए, ड्रोन्स को आसमान में उड़ाया। आसमान में उड़ा के वो जहाँ जहाँ एयरक्राफ्ट थे वहाँ पे बहुत आराम से पहुँचते हैं, क्योंकि ड्रोन के अगेंस्ट शायद सिक्योरिटी पेरीमीटर नहीं था एयर बेसिस के अंदर, कि इतनी सामने से, बहुत दूर से नहीं, इतनी सामने से 100 मीटर दूर से, मिड हाइट पे, लो हाइट पे, हाई हाइट पे, सब टेक्नोलॉजिकल बातें हैं। पर जैसे भी वो ड्रोन्स पहुंचते हैं एकदम प्लेन्स के सामने। आपने कुछ वीडियोस उसकी देखी होंगी, कुछ फुट में आपके सामने उसकी आई होंगी कि किस तरह वो ड्रोन्स पहुंच के ये प्लेन उड़ा रहे हैं। यूक्रेन्स FPV ड्रोन्स ऑब्लिरेटिंग रशियाज स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं। ये सिर्फ बॉम्बर्स नहीं है, 4,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम यूक्रेन। क्लियरली ग्राउंड सपोर्टेड ऑपरेशन था, जो मैंने भी कहा, और ये हिस्ट्री बुक्स में जाएगा। सभी कह रहे हैं हिस्ट्री बुक्स में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये हिस्ट्री बुक्स में जाएगा ही जाएगा। अब ये बड़ी जीत के बाद कहा जा रहा है 30% to 70% उनके स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स उड़ा दिए गए। और अब तो यूक्रेन के फ्रेंडली अकाउंट्स, पुरानी बीच में डाल दो, मैं यूक्रेन फ्रेंडली अकाउंट है ये, इसमें सच्चाई कितनी हिम्मत पड़ी है। पर जो बोलना जो जाते हैं, Tu-95 उन्होंने उड़ाए दिसंबर में, अप्रैल में, जून में। अब ये सब उड़ाए हो ना उड़ाए हो, अब वो बोल पाएंगे। क्यों बोल पाएंगे? क्योंकि ये तो कर दिया जो रशियन मिलिट्री कंफर्म कर रही है। अब रशिया का रिस्पॉन्स क्या होगा? बहुत लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड के लिए डेंजरस टाइम आ गया है, और बहुत देर से लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान का जो एकदम से शुरू हुआ, पाकिस्तान ने जो हिमाकत करी, जो हमला किया, जो मानसिकता यही है। पर उस मानसिकता ने भी बहुत एक्सट्रीम काम किया। वो जो किया उस पर भारत ने जवाब दिया। भारत ने तो बहुत सक्सेसफुली किया। एक वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन इंडियन डिफेंस, इंडियन इंटेलिजेंस के लिए भी,
कि हमने कितने सक्सेसफुली उनके ड्रोन अटैक्स को फ्लॉप किया, फेल किया। और हमारे अंदर भी बहुत इंटरनल थ्रेट्स हो सकते हैं। कुछ लोग तो अरेस्ट भी हुए हैं पाकिस्तान के स्पाई होने के लिए अलग अलग जगहों पे। यूट्यूबर भी हुए हैं, कुछ और भी हुए हैं जो अभी पूरी खुलने दो, सारी चीज़ें बाहर नहीं आ रही, बाद में डिस्कस करेंगे। अरेस्ट हुए हैं, सरकार ने ऑफिशियली किया है। कितने खतरे हैं। और हमारे तो बॉर्डर के सामने भी हैं, हमारे में तो पोरस बॉर्डर भी है, बहुत जगहों से बॉर्डर है, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो हैट्स ऑफ टू आवर इंटेलिजेंस एंड हैट्स ऑफ टू आवर आर्म फोर्सेस, बट रिस्क है। अब रशिया क्या करेगा? ये तो बहुत क्लियर है कि रशिया को, पुतिन को पर्सनली ये घर में घुस के बहुत बड़ा मिलिट्री सेटबैक दिया है यूक्रेन ने। स्ट्रॉन्ग मैन है पुतिन। स्ट्रॉन्ग मैन की एक प्रॉब्लम भी होती है, आप जनता, जब देश में डेमोक्रेसी नहीं होती, एक तरह से आप स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, तो आप देश को ये विश्वास देते हैं कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं देश के लिए ज़रूरी हूँ और मैं ही इस देश का ग्लोरी ला रहा हूँ। और जब ग्लोरी ऐसे तार तार हो तो जवाब होता है। अब रशिया हमारा पुराना मित्र है, ये मुझे कोई संकोच नहीं बोलने में। रशिया से हमने तेल भी लिया, हमें कोई संकोच नहीं है बोलने। पर अब रशिया यूक्रेन में जो होगा वो अनप्रेसिडेंटेड होने जा रहा है, ऐसा सब कह रहे हैं। क्या करेगा रशिया? वो 24 घंटे, 48 आवर्स, 72 आवर्स में क्लियर होना शुरू हो जाएगा। एक बात तो साफ है, सीज फायर जो ट्रंप की गई आउट ऑफ विंडो। अब क्या करेगा ट्रंप, क्या करेगा ईयू? क्या रशिया यूक्रेन पे जो करेगा उसके बाद ईयू चुप बैठा रहेगा या ईयू एक्टिव होगा? और अगर ईयू एक्टिव हुआ तो क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं? वो सारी बातें अब ओपन क्वेश्चन है, क्योंकि वो रशियन रिस्पॉन्स के बाद ही क्लियर हो सकती है। पर वर्ल्ड के लिए बहुत डेंजरस टाइम तो आ गया है।